लोस्ट के पहले सीजन के चौथे एपिसोड का नाम है वॉकअबाउट। शो की शुरुआत जॉन लॉक से होती है जो काफी इंजर्ड दिख रहा है और आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ है। यानी चौथे एपिसोड की कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन फ्लाइट क्रैश हुई थी। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आपको इस शो की कहानी बिना किसी कंफ्यूजन के समझनी है तो आप इसे पहले एपिसोड से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। घायल जॉन लॉक जमीन पर पड़ा है और उसके चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। तभी जॉन लॉक अपने पैर को हिलाकर देखता है, फिर वो उठकर बैठ जाता है और तभी शॉट चेंज होता है जिसमें हमें जॉन लॉक दिखाई देता है। यानी चौथे एपिसोड की कहानी फ्लैशबैक से शुरू हुई थी और ये फ्लैशबैक उस दिन का था जिस दिन ये फ्लाइट इस रहस्यमयी आइलैंड पर क्रैश हुई थी। रात के वक्त जॉन लॉक एकदम चुपचाप बैठा है। तभी उसे वोल्ट के कुत्ते विंसेंट के भौंकने की आवाज आती है। हमें विंसेंट दिखाई देता है जो वोल्ट के पास है और एक दिशा की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहा है। वोल्ट के पापा माइकल उससे कहते हैं कि तुम्हें विंसेंट को चुप कराना चाहिए, लेकिन वोल्ट कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों भौंक रहा है। विंसेंट के जोर जोर से भौंकने की वजह से सभी लोग जाग जाते हैं। सब बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर ये नोट करते हैं कि ये आवाज बीच पर पड़े प्लेन के एक हिस्से में से आ रही है और उस हिस्से में अभी भी क्रैश में मारे गए लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं। जैक कहता है कि उस हिस्से में इस वक्त सॉयर ही घुसा है और जैक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में उसने सॉयर को वहां देखा भी था। जैक खुद भी प्लेन के उस हिस्से में था जब उसने सॉयर को वहां देखा था, लेकिन तभी सॉयर की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक तुम्हारे पीछे। यानी प्लेन के उस हिस्से में सॉयर नहीं, कोई और है। जैक, सॉयर, केट और कुछ और लोग उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही ये उस हिस्से के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें वहां किसी जीव की परछाई दिखाई देती है। ये सब वहां से दूर भागते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि वो जीव कुछ जंगली सुअर थे। वो सब सुअर वापस जंगल में भाग जाते हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक चार्ली के एक जख्म को साफ कर रहा है। चार्ली को ये चोट कल रात उन जंगली सुअरों से दूर भागते वक्त लगी थी। जैक बताता है कि वास्तव में वो जंगली सुअर यहाँ उन लाशों को खाने आए थे जो प्लेन के उस हिस्से में पड़ी हैं। चार्ली कहता है कि हमें उन लाशों को दफना देना चाहिए, लेकिन जैक कहता है कि हम उन्हें दफनाएंगे नहीं, हम उन लाशों को जला देंगे। जैक का ये आइडिया केट और सईद को पसंद नहीं आता। वो ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जैक आखिरकार उन्हें डेड बॉडीज को जलाने के लिए मना ही लेता है। साथ ही जैक ये भी कहता है कि हम रात के वक्त इन डेड बॉडीज को जलाएंगे। चार्ली कहता है कि रात के वक्त ही क्यों? तो केट कहती है कि ये टोटल 20 डेड बॉडीज हैं। अगर एक साथ 20 डेड बॉडीज जलेंगी तो हो सकता है रात के वक्त उस आग को कोई देख ले। शॉट चेंज होता है और हमें सईद दिखाई देता है जो अभी भी ट्रांस रिसीवर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी केट उसके पास आती है। केट सईद से पूछती है कि वो इस ट्रांस रिसीवर को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सईद बताता है कि हमने जिस फ्रेंच औरत का ट्रांसमिशन सुना था वो पिछले 16 साल से चल रहा है। यानी इस आइलैंड पर जरूर कोई न कोई पावर सोर्स है, तभी उस ट्रांसमिशन को प्ले होने के लिए पावर मिल रही है और मैं उसी पावर सोर्स को ढूंढना चाहता हूँ। इसलिए मैं एंटीना नुमा एक डिवाइस बना रहा हूँ जिससे मैं उस पावर सोर्स की लोकेशन ढूंढ सकूं। केट पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। सईद कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम भी इस आइलैंड से वापस घर जाने के लिए उतनी ही बेकरार हो जितना कि मैं। शॉट चेंज होता है और हमें माइकल दिखाई देता है। वोल्ट अपने कुत्ते के साथ कहीं जाता है तो माइकल उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वोल्ट कहता है कि मैं मिस्टर लॉक के पास जा रहा हूँ। माइकल कोशिश करता है कि वोल्ट लॉक के पास ना जाए, लेकिन वोल्ट उसकी नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि हर्ली और सॉयर में एक बैग को लेकर हाथापाई हो रही है। हर्ली सॉयर से बैग लेना चाहता है, लेकिन सॉयर उसे बैग देने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ जैक व बाकी सब आते हैं।
जैक पूछता है कि माजरा क्या है। हर्ली कहता है कि सॉयर के पास जो बैग है उसमें कुछ मूंगफलियां हैं और वो मुझे ये बैग नहीं दे रहा है। सॉयर कहता है कि ये बैग मैंने ढूंढा है, मैं ये किसी को नहीं देने वाला। जैक हर्ली से पूछता है कि बाकी खाने का क्या हुआ। हर्ली बताता है कि खाना खत्म हो चुका है, हम सारा खाना खा चुके हैं। हर्ली की ये बात सुनकर सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी सईद कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, इस आइलैंड पर ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम पेट भरने के लिए खा सकते हैं। सॉयर उसकी बात नहीं मानता और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चाकू उसके ठीक बराबर में आकर गड़ जाता है। वो चाकू जॉन लॉक का है। जॉन लॉक कहता है कि हम शिकार करेंगे। बाकी लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि लॉक के पास चाकू कहां से आया, और माइकल जो कि अपने बेटे वॉल्ट का लॉक से बात करना पसंद नहीं करता, अब वो और फिक्रमंद हो जाता है। जैक लॉक से पूछता है कि हम शिकार कैसे करेंगे। लॉक कहता है कि इस आइलैंड पर जंगली सुअर हैं जिन्हें हम सभी ने देखा है। फिर लॉक सबको प्लानिंग बताता है कि कैसे सुअरों का शिकार किया जा सकता है। सॉयर को लॉक का आइडिया पसंद आता है। फिर लॉक उन्हें अपना बैग दिखाता है जिसमें ढेर सारे और अलग अलग डिजाइन वाले चाकू हैं। इतने सारे चाकू देखकर सब लॉक को लेकर थोड़ा घबराने लगते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में आती है। हमें जॉन लॉक दिखाई देता है जो टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा है। तभी वहां लॉक का बॉस रैंडी आता है और वो लॉक की क्लास लगा देता है। लॉक को अपने बॉस का ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन नौकरी की खातिर वो अपने सड़ियल बॉस को झेलने के लिए मजबूर है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हमें केट नजर आती है जिसके हाथ में चाकू है, यानी लॉक ने कुछ लोगों को अपने चाकू बांट दिए हैं। तभी यहाँ जैक आता है। ये दोनों हंटिंग के बारे में बात करते हैं। जैक कहता है कि हम जानते हैं जंगल में कोई खतरनाक चीज है, फिर तुम लोग क्यों शिकार पर जा रहे हो। केट कहती है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जंगल में क्या है, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। फिर जैक उससे पूछता है कि लॉक के बारे में उसका क्या ख्याल है। केट कहती है कि ये आदमी काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर वो जैक को बताती है कि वो वास्तव में जंगल इसलिए जा रही है क्योंकि वो सईद का बनाया एक डिवाइस जंगल में कहीं पर लगाना चाहती है, ताकि सईद को पता चल सके कि जिस फ्रेंच औरत का सिग्नल हमने सुना था उसका पावर सोर्स कहाँ है। केट कहती है कि उसे सुअर के शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो मांस खाती भी नहीं है, वो बस सईद का बनाया ये डिवाइस जंगल में लगाने जा रही है। शॉट चेंज होता है और हमें वॉल्ट व माइकल नजर आते हैं। वॉल्ट भी शिकार के लिए जंगल में जाना चाहता है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। तभी कोरियन महिला जिसका नाम सन है वो वहां से निकलती है। उसे देखकर माइकल उससे बात करने की कोशिश करता है। माइकल को पता है कि ये कोरियन महिला अंग्रेजी नहीं जानती, इसलिए माइकल उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे बेटे वॉल्ट पर नजर रखना। सन इशारे से कहती है कि वो समझ गई और वो वॉल्ट का ध्यान रखेगी। फिर हमें जैक दिखाई देता है जो लकड़ियां जमा कर रहा है। जैक ये लकड़ियां इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि आज रात को ही उसे वो सभी डेड बॉडीज जलानी है जो प्लेन के उस हिस्से में पड़ी है जो बीच पर मौजूद है। तभी वहाँ प्रेग्नेंट लड़की आती है और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि इस प्रेग्नेंट लड़की का नाम क्लेयर है। क्लेयर जैक को एक डायरी देती है और कहती है कि मुझे ये डायरी प्लेन के मलबे में मिली है। ये डायरी एक कपल की है जो प्लेन में मेरी सीट के पीछे ही बैठे थे और बहुत खुश थे, और चूंकि क्रैश में वो शायद मारे जा चुके हैं तो क्यों ना हम उनकी याद में कोई छोटा सा गेट टुगेदर रखें। क्लेयर की ये बातें जैक को बहुत बचकानी लगती हैं। जैक ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हमें बून दिखाई देता है। बून भी लकड़ियां जमा कर रहा है। बून देखता है कि जिस ब्लैक औरत को जैक ने प्लेन क्रैश के बाद CPR देकर बचाया था वो सबसे अलग और एकदम अकेली बैठी है। वो उदास और गुमसुम है। बून उस औरत के बारे में अपनी सौतेली बहन शनन से बात करता है। बून शनन को बताता है कि उस औरत का हस्बैंड भी फ्लाइट में था और शायद वो क्रैश में मारा जा चुका है, लेकिन शनन उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती। शॉट चेंज होता है और हमें जंगल में लॉक, केट व माइकल दिखाई देते हैं। लॉक एक जगह को देखता है
फिर वो कहता है कि ये जगह किसी जानवर ने खोदी है। इस तरह जमीन को सुअर ही खोदते हैं क्योंकि वो खोदकर अपना खाना ढूंढते हैं और पेड़ों पर बने ये निशान बता रहे हैं कि सुअर आसपास ही मौजूद हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि चार्ली फिर से ड्रग्स ले रहा है, लेकिन इससे पहले कि चार्ली ड्रग्स को अपने मुंह में रखता वहां शैनन आ जाती है और चार्ली अपनी ड्रग्स को छिपा लेता है। शैनन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चार्ली कहता है कि मैं तो बस यूं ही बैठा था। फिर शैनन चार्ली से वॉक पर चलने को कहती है। वॉक पर शैनन चार्ली से कहती है कि क्या तुम मछली पकड़ना जानती हो। दरअसल कुछ देर पहले बून ने शैनन से कहा था कि वो समंदर में से मछली नहीं पकड़ सकती, और चूंकि शैनन बून को दिखाना चाहती है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो वो सोच रही है कि चार्ली से अपने लिए मछली पकड़वाए। चार्ली शैनन के सामने मछली पकड़ने को लेकर बड़ी बड़ी डींगे मारता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक कुछ लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां जमा कर रहा है। तभी वहां बून आता है और वो जैक से उसी ब्लैक महिला के बारे में बताता है जो सबसे अलग, एकदम उदास व गुमसुम बैठी है। बून जैक से कहता है कि शायद वो महिला इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है, हमें उससे बात करनी चाहिए। पहले तो जैक मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। जैक ब्लैक महिला के पास आता है। उस ब्लैक महिला का नाम रोज है। जैक उसे एक कपड़ा उड़ाता है। ये ब्लैक महिला प्लेन में जैक के पास ही बैठी थी। जैक उसे प्लेन क्रैश होने से पहले का घटनाक्रम याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला कुछ नहीं बोलती, एकदम चुपचाप बैठी रहती है, जैसे वो मन ही मन ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रही हो। जैक उसे पीने के लिए पानी ऑफर करता है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर जैक कहता है कि ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती, मत करो, मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यूं ही चुपचाप बैठा रहूंगा। शॉट चेंज होता है और हमें जंगल में लोग केट और माइकल दिखाई देते हैं। केट माइकल से उसके बेटे वॉल्ट का हाल पूछती है। माइकल कहता है कि मेरा बेटा इस आइलैंड पर मुझसे ज्यादा ठीक है। केट कहती है कि तुम्हारा बेटा बहादुर है और तुम्हें उस पर गर्व करना चाहिए। माइकल बताता है कि वो अब तक अपनी माँ के साथ सिडनी में रहता था। 2 हफ्ते पहले ही उसकी माँ की डेथ हुई है, इसलिए मैं उसके बहादुर होने का क्रेडिट नहीं ले सकता। माइकल केट से पूछता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही थी, लेकिन तभी लोक को कुछ नजर आता है और वो इशारे से इन दोनों को चुप कर देता है। लोक एक पेड़ पर कुछ निशानों को देखता है, फिर लोक चुपचाप आगे बढ़ने का इशारा करता है। जैसे ही ये एक झाड़ी के पास पहुंचते हैं, लोक चाकू निकालने का इशारा करता है। केट तो चाकू निकाल लेती है, लेकिन माइकल को लोक का इशारा समझ में नहीं आता। वो जैसे ही कुछ बोलता है, तभी एक जंगली सुअर झाड़ियों में से निकलकर तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है। केट को तो लोक बचा लेता है, लेकिन वो सुअर माइकल को घायल करके जंगल में भाग जाता है। सुअर के हमले से माइकल के पाँव में बड़ी चोट लग जाती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में आती है। लोक अपने ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान अपने एक कलीग के साथ कोई गेम खेल रहा है। तभी वहाँ लोक का खड़ूस बॉस आता है। वो यहाँ फिर से लोक को ह्यूमिलिएट करता है। वो लोक से पूछता है कि मैंने तुम्हारी फाइल अच्छी तरह देखी है, तुम कभी भी किसी आर्म्ड फोर्स में नहीं रहे हो, फिर सब तुम्हें कर्नल क्यों कहते हैं। लोक कहता है कि मैं जो ये गेम खेलता हूँ, इसकी वजह से सब मुझे कर्नल कहते हैं। लोक का बॉस, जिसका नाम रैंडी है, वो उससे पूछता है कि ये वॉकअबाउट क्या है। लोक समझ जाता है कि रैंडी ने डेस्क पर पड़ी उसकी एक फाइल देख ली है। दरअसल लोक अपनी छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया घूमने जाने की प्लानिंग कर रहा है। वो वहाँ वॉकअबाउट नाम की एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहता है, जिसमें मॉडर्निटी से दूर केवल नेचर के सहारे जिंदा रहना सिखाया जाता है। लोक के पास बैठा उसका दूसरा कलीग उसकी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की प्लानिंग को अप्रिशिएट करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये बात हेलन को बताई। हेलन का नाम सुनकर लोक का बॉस रैंडी उसका फिर से मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि तुम जैसे इंसान की जिंदगी में भी कोई औरत हो सकती है। फिर रैंडी कहता है कि लोक, तुम जो ये वॉकअबाउट टूर पर ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देख रहे हो, वो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब लोक कहता है कि नॉर्मन क्राउचर नाम का एक आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, जबकि उसके दोनों पैर कटे हुए थे, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी थी। यानी लोक एक ऐसा आदमी है जो डेस्टिनी पर काफी यकीन रखता है। रैंडी उसका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है कि लोक को तब बहुत बुरा लगता है जब कोई उससे कहता है कि
तुम ये काम नहीं कर सकते। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। केट लॉक से कहती है कि माइकल की मदद करो, इसके पैर में काफी चोट लग गई है। लॉक उठता है और केट को हेलन कहकर पुकारता है। केट कहती है कि तुम मुझे हेलन क्यों कह रहे हो। लॉक कहता है कि क्या मैंने सच में तुम्हें हेलन कहा। यानी लॉक अपने पुराने दिनों के ख्याल में कुछ ज्यादा गहरा डूब गया था। केट लॉक से कहती है कि हमें जल्दी से माइकल को बीच पर ले जाना होगा, लेकिन लॉक कहता है कि तुम माइकल को ले जाओ, मैं उस जंगली सुअर को ढूंढने जा रहा हूँ। केट और माइकल को लॉक का ये एटीट्यूड अजीब लगता है। केट लॉक से कहती है कि तुम अकेले उस सुअर को नहीं पकड़ पाओगे। लॉक कहता है मुझे मत बताओ मैं क्या नहीं कर सकता। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि हर्ली और चार्ली समंदर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ली के हाथ में एक डंडा है और वो उससे मछली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई ट्राई करने के बाद भी जब उससे कोई मछली नहीं मरती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर चार्ली उससे डंडा ले लेता है। चार्ली भी एक ट्राई करता है, लेकिन उससे भी मछली नहीं मरती और हर्ली ये देखकर हंसने लगता है। शॉट चेंज होता है और हमें सईद नजर आता है। उसके पास ही क्लेयर बैठी है। क्लेयर उसे एक लिफाफा देती है। क्लेयर बताती है कि मुझे ये लिफाफा एक जगह पड़ा मिला था और क्योंकि इस पर तुम्हारा नाम लिखा है तो मैं इसे तुम्हें देने के लिए उठा लाई। सईद क्लेयर से वो लिफाफा ले लेता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था ये अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर सईद वो लिफाफा खोलता है। उस लिफाफे में एक लड़की की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखकर सईद सेंटी हो जाता है। शॉट चेंज होता है और हमें जैक दिखाई देता है जो अभी भी रोज के साथ बैठा है। ये दोनों चुपचाप समंदर को देख रहे हैं। तभी वो ब्लैक महिला कुछ बोलती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड का नाम बर्नार्ड है और बर्नार्ड जब भी प्लेन से सफर करता है उसकी उंगलियां सूजने लगती हैं। वो जैक को अपने गले में मौजूद चेन दिखाती है। उस चेन में एक रिंग भी है। रोज बताती है कि बर्नार्ड हमेशा फ्लाइट में बैठने से पहले ये वेडिंग रिंग मेरी चेन में डाल देता था। फिर जब हम फ्लाइट से उतर जाते थे तो बर्नार्ड ये रिंग वापस अपनी उंगली में पहन लेता था। फिर आगे की बातचीत में जैक रोज को बताता है कि वो छोटा ही था जब ये तय हो गया था कि उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और वो इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली में सब डॉक्टर हैं। शॉट चेंज होता है और हमें जंगल में जॉन लॉक दिखाई देता है जो अभी भी सुअर को ढूंढ रहा है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है। लॉक किसी से फोन पर अपनी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के बारे में बात कर रहा है। लॉक काफी खुश है। वो इसलिए खुश है कि कुछ दिनों के लिए ही सही पर उसे अपने सड़ियल बॉस रैंडी से छुटकारा मिलेगा। हमें पता चलता है कि लॉक हेलन से बात कर रहा है। हमें हेलन की भी आवाज सुनाई देती है जो लॉक की ट्रिप के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। तभी जॉन लॉक हेलन को बताता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट खरीदे हैं, मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन हेलन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे कस्टमर्स से मिलने की परमिशन नहीं है। यानी हेलन जिससे जॉन बात करता है वो एक टेलीकॉलर है जो किसी ऐसी जगह पर काम करती है जहां लड़कियां उन मर्दों से बात करती हैं जो किसी औरत से फोन पर बात करके टाइम पास करना चाहते हैं। जॉन लॉक को ये बात पसंद नहीं आती कि हेलन उसे अभी भी अपना कस्टमर समझती है। उसे लगता है कि पिछले 8 महीनों से बात करने के बाद अब हेलन के दिल में भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होगा। लेकिन हेलन कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और लॉक को ये बात बहुत बुरी लगती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें केट दिखाई देती है जो माइकल को सहारा देकर वापस बीच पर ले जा रही है। फिर एक जगह पर केट माइकल को साइड में खड़ा करके एक पेड़ पर वो डिवाइस लगाने चढ़ जाती है जो उसे सईद ने दिया था। पेड़ पर चढ़कर केट वो डिवाइस अपने बैग से निकालती है, लेकिन जैसे ही केट उस डिवाइस को पेड़ से बांधने की कोशिश करती है कि तभी उसे कुछ डरावनी सी आवाज आती है। उसके हाथ से डिवाइस छूट जाता है और वो डिवाइस नीचे बैठे माइकल के पास गिरता है। ऊपर से केट देखती है कि नीचे कोई चीज है जो इस तरह से चल रही है कि सारी झाड़ियां हिल रही हैं। केट काफी डर जाती है। फिर हमें जॉन लॉक दिखता है जो झाड़ियों में बड़े ध्यान से सुअर को ढूंढ रहा है। उसे सुअर के बच्चे की आवाज आती है। वो जैसे ही उस आवाज की तरफ बढ़ता है कि सामने की झाड़ियों में उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जो पेड़ पर बैठी केट को सुनाई दी थी। फिर कोई चीज झाड़ियों में से निकलती है और जॉन लॉक की तरफ बढ़ती है। वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि जॉन लॉक को वो चीज साफ नजर आती है। यानी जॉन लॉक अब जान गया है कि वो खतरनाक चीज जो जंगल में है वो क्या है। तभी शॉट चेंज होता है और हमें
सॉयर नजर आता है जो क्लेयर को कुछ सामान देता है। फिर सॉयर वहां से आगे बढ़ जाता है। हमें सन और वोल्ट दिखाई देते हैं। सन यहाँ वोल्ट को एक प्लांट से दांत साफ करके दिखाती है। तभी वहाँ केट आती है और उसके साथ घायल माइकल भी है। बाकी सब लोग इनके पास आते हैं। सॉयर केट की लेग पुलिंग करता है लेकिन केट उसे मुंह नहीं लगाती और आगे बढ़ जाती है। बून शैनन से माइकल के घायल होने और लॉक के गायब होने की बात करता है, लेकिन बून को लगता है कि शैनन को खाने की ज्यादा फिक्र है, ना कि इस बात की कि उनका एक साथी जॉन लॉक जंगल में कहीं गायब है। तभी वहाँ चार्ली आता है। चार्ली के हाथ में एक फिश है जिसे देखकर शैनन बहुत खुश हो जाती है। वो बून से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे बिना भी सरवाइव कर सकती हूँ। लेकिन बून कहता है कि तुमने चार्ली को बेवकूफ बनाकर उससे मदद ली है, तुम खुद अपने दम पर अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। यानी शैनन अपने काम के लिए लड़कों को यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानती है और चार्ली को जब इस बात का एहसास होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक व रोज अभी भी बीच किनारे बैठे हैं। जैक रोज को बताता है कि सूरज ढलने के बाद वो सभी लाशों को जला देंगे। उसके बाद मरने वालों की याद में एक स्पेशल मीटिंग रखी जाएगी। रोज कहती है कि मैं भी उस मीटिंग में आऊंगी। जैक उससे कहता है कि तुम चाहो तो अपने हस्बैंड बर्नार्ड के बारे में भी कुछ शब्द उस मीटिंग में बोल सकती हो, लेकिन रोज कहती है कि मेरा हस्बैंड बर्नार्ड मरा नहीं है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा हस्बैंड प्लेन की टेल में बैठा था और चूंकि प्लेन हवा में ही 2 हिस्सों में टूट गया था तो टेल वाले हिस्से के लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन है। रोज कहती है कि हो सकता है कि टेल में बैठे लोग जिंदा हों और वो यही हमारे बारे में सोच रहे हों। ये कहकर रोज आगे बढ़ जाती है। तभी जैक देखता है कि सूट बूट पहना एक आदमी जंगल से उसे ही घूर रहा है। जैक उसे देखकर बेहद हैरान हो जाता है। तभी रोज उसे आवाज लगाती है। जैक रोज की तरफ देखता है और फिर जैसे ही वो जंगल की तरफ दोबारा देखता है वो आदमी गायब हो जाता है। जैक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जैक को लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि सईद के हाथ में एक डिवाइस है। तभी वहां केट आती है और वो सईद को वही डिवाइस वापस लौटाती है जिसे लगाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी थी और वो छूटकर नीचे गिर गया था। सईद उस डिवाइस की हालत देखकर फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन फिर केट उसे शांत करती है। तभी वहां जैक आता है। जैक के आते ही सईद वहां से चला जाता है। जैक केट के गाल पर लगी चोट को देखता है। फिर केट उसे बताती है कि लॉक गायब हो गया है। केट उसे बताती है कि शायद उसी चीज ने लॉक को मार दिया है जो जंगल में है और जिसने पायलट को भी मारा था, क्योंकि उसने लॉक की दिशा की तरफ ही उस चीज को बढ़ते देखा था। यानी इन लोगों को लग रहा है कि उस चीज ने लॉक को मार डाला है। फिर जैक केट से बताता है कि थोड़ी देर में ही सभी डेड बॉडीज को जला दिया जाएगा और मरने वालों की याद में एक प्रेयर मीटिंग रखी जाएगी। तभी जैक को फिर से वही आदमी दिखता है जो उसे थोड़ी देर पहले तब दिखा था जब वो रोज के साथ था। जैक उसकी तरफ चल देता है। जैक को इस तरह जाते देख केट हैरान होती है। वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जैक चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर एक झाड़ी में से हमें लॉक आता दिखाई देता है जो कोई चीज खींचकर ला रहा है। लॉक के चेहरे पर कुछ चोटें भी लगी हैं। जैक और केट लॉक को वहां देखकर हैरान है। लॉक सच में एक सुअर को मार लाया है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि बून, क्लेयर और हर्ली मरने वाले लोगों को याद कर रहे हैं। बाकी लोग भी वहीं मौजूद हैं और कुछ दूरी पर वो लाशें भी हैं जिन्हें अब जला दिया गया है। हमें चार्ली दिखाई देता है जो इन सब से दूर छिपकर ड्रग्स ले रहा है। फिर थोड़ी देर बाद चार्ली केट के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। केट उससे पूछती है कि क्या तुमने जैक को देखा है? चार्ली मना कर देता है, यानी जैक भी यहाँ मौजूद नहीं है। फिर हमें जैक दिखता है जो इस जगह से थोड़ी दूर ही बैठा है और समंदर को देख रहा है। माइकल शिकार के लिए लॉक की तारीफ करता है। फिर माइकल लॉक से कहता है कि केट ने बताया था कि जंगल में जो खतरनाक चीज रहती है वो तुम्हारी तरफ बढ़ी थी, क्या तुमने उसे देखा था? लॉक मना कर देता है, यानी लॉक ने यहाँ माइकल से झूठ बोला है। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि लॉक एक आदमी से बहस कर रहा है। वो आदमी लॉक से कहता है कि इस वॉकअबाउट टूर पर हम कई ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसके लिए फिजिकली पूरी तरह फिट होना चाहिए, मगर तुमने अपनी फिटनेस हमसे छिपाई है। लॉक उससे जिद करता है कि उसे ये वॉकअबाउट टूर करने देना
चाहिए क्योंकि वो पिछले 4 साल से इस हालत में है और उसे कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन वो आदमी माइकल से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सिडनी एयरपोर्ट तक प्लेन का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी क्यों लॉक को साथ ले जाने से इनकार कर रहा था। दरअसल लॉक व्हील चेयर पर है, यानी लॉक के पैर खराब हैं और वो इन एक्टिविटीज के लिए जरा भी फिट नहीं है। लॉक बहुत फ्रस्ट्रेट और दुखी होता है। फिर इसी एपिसोड का पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें प्लेन क्रैश के बाद लॉक बीच किनारे पड़ा था, यानी इस रहस्यमयी आइलैंड पर आने के बाद जॉन लॉक के पैर एकदम ठीक हो चुके हैं और इसलिए जहां बाकी लोग प्लेन क्रैश के बाद इस आइलैंड पर फंसने की वजह से दुखी हैं, तो जॉन लॉक इस आइलैंड पर आने के बाद खुश है क्योंकि इस आइलैंड पर आने के बाद उसे एक नई जिंदगी मिली है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपनी मर्जी का हर वो काम कर सकता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जॉन लॉक हमें नजर आता है। जॉन लॉक अपनी व्हील चेयर को देखकर मुस्कुराता है जो वहीं बीच पर मौजूद है और फिर यहीं पर लॉस्ट के पहले सीजन का चौथा एपिसोड वॉकअबाउट खत्म हो जाता है।